हाँ सर लिया। ठीक है ठीक है। तो मेटलर्जी ऑफ अपन पढ़ने वाले थे, दैट इज एल्यूमिनियम पढ़ते हैं, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का मेटलर्जी ऑब्वियस सी बात है, अपन पहले जैसे लिख रहे थे लास्ट टाइम भी कि भाई मेन और कौन सा होगा, तो अपन को पता है मेन और जो है एल्यूमिनियम का मेटलर्जी थोड़ा बड़ा है तो अपन ऐसे लिख लेते हैं। मेन और जो होता है बॉक्साइट होता है, जो है वो बॉक्साइट है Al2O3 और .2H2O, दैट इज द मेन। अब इसमें अपन ऑक्साइड है तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोलिक वॉशिंग कर लो आप, और हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद आप इसका लीचिंग करोगे, है ना, लीचिंग प्रोसेस करते हैं अपन इसका, तो बाय डिफरेंट मेथड्स। तो इसके लीचिंग प्रोसेस जो होते हैं वो अपन डिफरेंट मेथड से कर लेते हैं, और लीचिंग प्रोसेस में अपन ने इसके जो डिफरेंट मेथड्स होंगे लीचिंग प्रोसेस के वो अपन देख लेते हैं कौन कौन से मेथड हो सकते हैं लीचिंग प्रोसेस में। तो एक तो अपन इसको लीचिंग प्रोसेस जो है वो अपन ऐसे कहेंगे कि भाई अपन याद रखने के लिए BSH ऐसे BHS, है ना, बेयर प्रोसेस, हाल्स प्रोसेस और सरफेस प्रोसेस, BHS ऐसे अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक मतलब कोड टाइप का बना देंगे कि ये इसकी लीचिंग प्रोसेस है। तो एक तो लीचिंग प्रोसेस होता है बेयर प्रोसेस से प्रोसेस होता है, और एक लीचिंग प्रोसेस अपन हॉल हाउस प्रोसेस से कहेंगे, हाउस प्रोसेस होगा, और एक अपन लिखेंगे सरपेक्स प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड सरपेक्स प्रोसेस। तो ये तीन प्रोसेस होते हैं जो अपन लीचिंग में यूज करते हैं इसके, और तीनों प्रोसेस में अपन कहते हैं भाई बेयर प्रोसेस में क्या होता है, तो अपन लिखते हैं कि भाई Al2O3.2H2O को अपन जो इसमें इंप्योरिटीज होगा तो इसमें अपन यूज करेंगे रेड बॉक्साइट, इसमें भी रेड बॉक्साइट होता है, और रेड बॉक्साइट इज बिकॉज ऑफ Fe2O3। जो इंप्योरिटीज हैं वो अपन को पता है, इसमें जो इंप्योरिटीज होता है वो अपन को पता है, इंप्योरिटीज है ना, जो इसमें इंप्योरिटी होता है वो Fe2O3 होता है, TiO2 होता है और SiO2 होता है, ये इंप्योरिटीज होते हैं जो अपन को पता है कि भाई ये इंप्योरिटीज होते हैं। इसको डिसॉल्व करते हैं अपन NaOH में, तो वाटर ऑलरेडी है, एक्वस NaOH अपन लिख सकते हैं कि भाई इसको हम एक्वस NaOH में डिसॉल्व कर लेंगे, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाते हैं, राइट ना, एक्वस NaOH में डिसॉल्व करेंगे तो विल गेट द सोडियम एल्यूमिनेट बनाते हैं अपन, और वाटर रिमूव हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है अपन को पता है वाटर वहां से रिमूव हो जाएगा एक्वस NaOH में, और सोडियम एल्यूमिनेट जो होता है NaAlO2 जो होगा इसको अपन रिएक्ट करते हैं एक्सेस ऑफ वाटर में, ये एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अपन को मिलता है AlOH होल थ्राइस प्लस NaH, फिर ऐसे दैट इज अपन बता सकते हैं कि भाई अपन को NaOH मिल जाएगा ऐसे वापस अगर एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो। ये जो होता है ये एक्सेस ऑफ वाटर में वाइब्रेबिलिटी होता है, इसको अपन हीट करते हैं, और इसको हीट करने के लिए काफी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो टेम्परेचर भी अपन को याद होना चाहिए, तो अपन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड या 1473 केल्विन लिख सकते हैं, तो अपन को मिलेगा Al2O3 दैट इज कॉल्ड एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना। और लीचिंग प्रोसेस अपन को पता है क्या होता है, जिसमें सिर्फ बॉक्साइट डिसॉल्व होगा लेकिन इंप्योरिटी डिसॉल्व नहीं होंगे, तो बॉक्साइट डिसॉल्व होकर सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा विच इज एक्वस, और ये जो बनेगा इससे अपन बोलते हैं कि भाई ये तो वाटर सॉल्युबल है तो इसको फिल्टर कर लेंगे, तो फिल्ट्रेट में विल गेट दिस, ये फिल्ट्रेट में आ जाएगा, और इसमें भी मतलब लीचिंग प्रोसेस में 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 35 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, ये लीचिंग प्रोसेस में अपन को लेना होता है। इससे मैंने लीचिंग प्रोसेस आपको पहले बता रखा था, फिर साइनाइड प्रोसेस भी बताया था लीचिंग प्रोसेस में, तो ये पहले लीचिंग प्रोसेस ये वाला पार्ट मैंने आपको बता रखा है, ठीक है भाई। अब अपन क्या करेंगे हॉलराउथ प्रोसेस में, लीचिंग प्रोसेस जो होता है इसमें भी अपन रेड बॉक्साइट यूज करते हैं,
इसमें भी रेड बॉक्साइट यूज करता है, इसमें भी रेड बॉक्साइट यूज करेंगे हॉल हेराल्ड प्रोसेस में, मतलब वहां भी Fe2O3 होगा। तो इसमें Al2O3.2H2O जो है उसे अपन रिएक्ट करेंगे, थोड़ा उधर को लिख लेंगे अपन सरफेक्स प्रोसेस। इसमें अपन Na2CO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, एक्वस Na2CO3 के साथ बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट ही, लेकिन अपन उसको यूज करेंगे एक्वस Na2CO3। सो इंस्टेड ऑफ, अगर हम इसकी जगह NaOH की जगह Na2CO3 यूज करेंगे तो विल गेट लाइक दिस, प्लस CO2 प्लस H2O कहेंगे अपन। सो विल गेट सोडियम एल्यूमिनेट, इसमें भी बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट जो बनेगा इसमें, उसको अपन NaAlO2 बिल्कुल वैसे ही जैसे इसमें किया था रिएक्शन, एक्सेस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब इसी में अपन एक्सेस ऑफ वाटर यूज कर लेंगे। तो ये एक्सेस में डाल देते हैं, और एक्सेस में डालोगे तो फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फिर अपन को जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी मिलेगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट ये बनता है, और वो मिलेगा तो अपन को पता है, इसको अपन हीट करेंगे एट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, विल गेट द प्योर एल्यूमिना। ये प्योर एल्यूमिना मिलेगा हर प्रोसेस। ये भी लीचिंग प्रोसेस है, इसको भी अपन लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। थर्ड होता है दैट इज सरफेक्स प्रोसेस। तो सी अपन लिख लेते हैं भाई, सरफेक्स प्रोसेस। सरफेक्स प्रोसेस में अपन क्या करेंगे, बॉक्साइट लेंगे। नाउ इन दिस केस वी यूज द व्हाइट बॉक्साइट। तो व्हाइट बॉक्साइट का मतलब है कि इस बॉक्साइट में Fe2O3 नहीं होगा। अगर Fe2O3 होता है तो अपन कहते हैं रेड बॉक्साइट है। तो व्हाइट बॉक्साइट का मतलब है इसमें SiO2 होगा और TiO2 होगा, Fe2O3 नहीं होगा, तो ये व्हाइट बॉक्साइट हो जाएगा। उसका भी लीचिंग करेंगे, Al2O3.H2O है अपने पास, इसको अपन रिएक्ट करेंगे दैट इज विद कार्बन और नाइट्रोजन के साथ, इसका लीचिंग करेंगे, ये बनाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, प्लस इसमें अपन बनाएंगे भाई एल्यूमिनियम नाइट्राइड दैट इज लाइक दिस, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O ये बनेगा। तो अब इसमें अपन सबको पता है भाई, अगर किसी भी मेटल नाइट्राइड को वाटर में डिसॉल्व करो एक्सेस ऑफ वाटर में, तो अमोनिया लिबरेट होता है और मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो अपन कहेंगे AlN अगर है अपने पास, तो एक्सेस ऑफ वाटर से अपन रिएक्ट करेंगे तो विल गेट दैट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज अ व्हाइट पीपीटी, ठीक है। और अपन इसको लिखेंगे अमोनिया विल बी लिबरेटेड लाइक दिस। तो इसको अपन ऐसे लिख लेंगे। अब यहां भी टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे तो आप बता देना भाई इससे, कि वहां भी अगर अपन से बोलते हैं ये टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे तो अपन मना नहीं करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती है, अपन कहेंगे बिल्कुल पड़ती है भाई, बॉक्साइट ब्रेक करना है अपन को। तो अपन कहेंगे फिर ये बनेगा तो यू नो दैट, मतलब इसको अगर अपन हीट करेंगे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये Al2O3 दैट इज प्योर एल्यूमिना विल बी फॉर्म, तो ये अपन को मिल जाएगा। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, दैट कार्बन मोनोऑक्साइड विल रिएक्ट विद SiO2 टू गिव यू CO2 प्लस Si। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यहाँ पर जो फॉर्म होता है, वो भी SiO2 से रिएक्ट करके वो सिलिकेट मेटल बना देगा सिलिकॉन, और CO2 गैस बन जाएगा, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन बता देंगे कि भाई ये रिएक्शन भी अपन कर सकते हैं। तो ये कभी कभी अपन से पूछते हैं भाई कि CO कैसे रिमूव करोगे, तो अपन बता देंगे कि जो उसमें SiO2 होता है व्हाइट बॉक्साइट में, वो उससे रिएक्ट कर जाता है, तो बने से बता सकते। वंस वी गेट द प्योर एल्यूमिना, तो प्योर एल्यूमिना को फिर हम विल राइट दैट रिफाइनिंग करेंगे, ये प्योर एल्यूमिना मिलेगा। तो प्योर एल्यूमिना के लिए वी कैन से दैट कि भाई फिर हम ये कर सकते हैं दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन और स्मेल्टिंग की बात करते हैं अपन। रिडक्शन और स्मेल्टिंग मैंने हॉल हेराल्ड प्रोसेस आपको बता रखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस,
of by Heroult process, तो उससे अपन को इम्प्योर मेटल मिलेगा। और अगर आप हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस के बाद अगर हमें रिफाइनिंग करना है तो वो हुप्स प्रोसेस से करते हैं। द रिफाइनिंग बाय द हुप्स, ये मैंने आपको बता रखा है। फॉर ईच kg ऑफ एल्यूमिनियम वी यूज हाफ kg ऑफ ग्रेफाइट। रिफाइनिंग की बात करेंगे तो विल राइट दैट इट विल बी अ हुप्स प्रोसेस। अभी हुप्स प्रोसेस में क्या होता है, तो अपन कहेंगे भाई आप हुप्स प्रोसेस में बता सकते हो कैसे बताना है अपन को। वो भी इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है, जैसे कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं अपन उसे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब मेनली अपन ने कहा कि कॉपर, निकल और एल्यूमिनियम तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जरूर यूज करें, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बट मैंने जनरलाइज स्टेटमेंट आपको रिफाइनिंग वाले पार्ट में दिया है, अपन कैसे बताएंगे। तो इसमें हम बॉटम वाले लेयर में लेते हैं द एल्यूमिना Al2 इन अ मेल्टेड फॉर्म प्लस इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी इसमें जो होगा वो थोड़ा सा SiO2 होता है, कॉपर होता है, इस टाइप के इम्प्योरिटीज होता है जो मतलब एल्यूमिना में प्रेजेंट होते हैं। जो यहाँ पर अपन एल्यूमिना बनाएंगे इसमें जो इम्प्योरिटीज रह जाते हैं, जो इम्प्योरिटीज रह जाते हैं वो हुपीज प्रोसेस में अपन ऐसे बता सकते हैं। तो कॉपर मेटल होता है और थोड़ा बिस्मथ वगैरह भी होता है, जो ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इम्प्योर एल्यूमिना अपन यहाँ ले लेंगे और यहाँ पर अपन लेते हैं क्रायोलाइट Na3Al(F6) और इसमें अपन फ्लोरस्पार या बेरियम फ्लोराइड दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, CaF2 या BaF2 दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और ऊपर अपन मोल्टेड एल्यूमिनियम रखते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, दैट इज अ प्योर एल्यूमिनियम। और ये तीनों लेयर जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी। उनके डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से वो ऐसे रहते हैं। अब इसमें अपन क्या करेंगे कि भाई इसमें एल्यूमिनियम, अब इसको थोड़ा अच्छा प्रोसेस बना लेंगे। हम सिर्फ एक कंसेप्ट बता रहे हैं, ना तो हमें स्कूल में बताना है ना ही हमको किसी को बताना है। सेपरेशन कैसे होगा ये अपन को बताना। तो मैं यहाँ पर कैथोड एनोड की बात करूंगा, ये मेरे लिए एनोड है और ये मेरे लिए कैथोड है। ये कैथोड एनोड बना लिया, तो ये एनोड हो गया अपने लिए और ये कैथोड हो गया अपने लिए। इस टाइप से आप बता सकते हैं अपन, ठीक है। कैथोड एंड द एनोड ऐसे बता सकते हैं अपन। ये कैथोड है, ये एनोड है, अपन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ये प्योर एल्यूमिनियम है तो इसका जो एल्यूमिनियम होगा वो यहां ट्रांसफर होगा और इसका जो एल्यूमिनियम होगा वो यहां ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से जब अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहां से एल्यूमिनियम इधर डिपॉजिट होगा, यहां से एल्यूमिनियम यहां कॉम्पनसेट होगा और यहां हम मतलब ऐसे एक ब्रिज बना के ऐसे कुछ अपन चार्ज करते रहेंगे जहां से इसमें ऐड करते रहेंगे इम्प्योर एल्यूमिनियम। तो वो इम्प्योर एल्यूमिनियम क्रायोलाइट में जाएगा और क्रायोलाइट से प्योर एल्यूमिनियम इधर जाएगा और यहां से अपन रिमूव करते रहेंगे। दिस इज होपीज प्रोसेस। तो इसको अपन कहते हैं होपीज प्रोसेस और इसमें ये कैथोड जैसे एक्ट कर रहा होगा, ये एनोड जैसे एक्ट कर रहा होगा इम्प्योर। दिस इज कॉल्ड होपीज प्रोसेस, जिससे अपन एल्यूमिनियम निकालते हैं और यहां से जो एल्यूमिनियम निकलता है दैट इज ग्रेटर देन 98% उसका प्योरिटी होगा। So that is the pure alumina what we get from the electrolytic process. ये आपका एल्यूमिनियम का थोड़ा सा याद रखो, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B H S, दोनों में रेड बॉक्साइड, उसमें व्हाइट बॉक्साइड। और व्हाइट बॉक्साइड का लीचिंग किससे होता है, कार्बन और N2 से, जबकि रेड का बेस, ठीक है। तो उस टाइप से अपन को बता सकते, ठीक है। So we can write like this. अब
दूसरा अपन बता सकते हैं दैट इज दिस इज अबाउट द एल्यूमिनियम मेटलर्जी. देन वी कैन राइट द मेटलर्जी ऑफ कॉपर. अपन कॉपर के लिए भी लिख सकते हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर. मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे अपन को बताना है. इसी इंफॉर्मेशन से अपन को क्वेश्चन फ्रेम करें. नेक्स्ट वी कैन राइट इज मेटलर्जी ऑफ कॉपर. तो अपन कॉपर की बात कर लेते हैं. मेन और अपन को पता है क्या होता है. The main ore is that is copper pyrites, right now. So copper pyrite is CuFeS2. ये मेन ore होता है. अब सल्फाइड ore है तो ठीक है, इसमें अपन मैग्नेटिक सेपरेशन करके फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड करते हैं. मैग्नेटिक सेपरेशन then froth flotation. और फ्रोथ फ्लोटेशन से अपन को ये मिलेगा तो अपन थोड़ा सा उसको गर्म करके सुखा के, मतलब दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग. तो कैल्सिनेट करके अपन थोड़ा सा उसका रोस्टिंग कर सकते हैं. तो थर्ड वी कैन राइट दैट द रोस्टिंग, दैट इज राइट ना, रोस्टिंग करेंगे अपन उसको. रोस्टिंग करेंगे तो विल हैव CuFeS2 will get converted into FeO. लिमिटेड ऑक्सीजन में will get FeO plus Cu2S. ये मिल जाएगा. This mixture which is formed on initial roasting is called copper matti. So initial roasting से जो हमको मिलेगा वो कॉपर मट्टी मिलेगा अपन को रेबरबेटरी फर्नेस में. इन रेबरबेटरी then we'll add this copper matti in Bessemer converter. Then copper matti is added in Bessemer converter. हमें थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए था, इसलिए हम उसे बेसमर कन्वर्टर में लेके गए, क्योंकि हमको रेबरबेटरी फर्नेस में मैक्सिमम टेम्परेचर अपन ले जा सकते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बेसमर कन्वर्टर में अपन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं. तो ठीक है, अपन कहेंगे बेसमर कन्वर्टर बना लेते हैं. कैसे बेसमर कन्वर्टर होता है? ऐसे अपन एक बेसमर कन्वर्टर ऐसे बता देते हैं. और मतलब थोड़ा और अच्छा दिखेगा, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसे थोड़ा अच्छा दिखेगा. और इसमें ये तो अपन को पता है कंक्रीट वॉल्स होंगे. बड़ा सा भट्टी बना रहे हैं अपन. भट्टी बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है अपन को ज्यादा अच्छा कंक्रीट, मतलब काफी टेम्परेचर को होल्ड करवाना है, तो अपन अच्छा सही बनाएंगे. कंक्रीट के बाद अपन यहाँ पर सर, एस्बेस्टोस. हाँ बोलो. कॉपर मट्टी पहले रिवर्बरेटरी फर्नेस में बनेगा, फिर उसको उसमें बसर कन्वर्टर में ऐड करेंगे. कोई बात नहीं, अपन इसको इसमें ऐड करेंगे ना. जितना भी बना अपन को कॉपर मट्टी में इसमें भी ऐड करूंगा उसको, क्योंकि इसमें भी चार्ज करूंगा इसको, चिंता मत करो, इसमें भी चार्ज करूंगा उसको. और रोस्टिंग के लिए अपन ने थोड़ा सा वो किया था, अपन इसमें एस्बेस्टोस ऐड करेंगे. ये थोड़ा सा मतलब और टेम्परेचर को होल्ड करता है. फिर अपन इसमें सिलिका लाइनिंग भी लगाएंगे, जो कि रिएक्ट करेगा. इसको अपन कंक्रीट का वॉल मान लेते हैं, इसको अपन एस्बेस्टोस मान लेते हैं, काफी हाई टेम्परेचर को होल्ड कर लेगा. और इसको अपन सिलिका लाइनिंग.
कुछ अपन सिलिका ऐड भी करेंगे। अब इसमें अपन को मतलब हीट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट भी देना होता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज भी अपन दे सके ऐसा भी बना देते हैं। तो हीटर भी मतलब होगा इसमें। अब इसमें अपन ने सपोज करते हैं ये चार्ज कर दिया अपन ने ऐसे कॉपर मट्टी। अब कॉपर मट्टी के साथ साथ मैं उसमें और भी ऐड करूंगा FeS2, मतलब ये भी ऐड करूंगा। प्लस CuFeS2 भी ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था ना, तो अपन ऐड करेंगे। प्लस इसमें थोड़ा सिलिकॉन भी डालेंगे, SiO2 भी डालेंगे, सिलिकॉन ऑक्साइड। अब इसके अंदर जो रिएक्शन होंगे ना, जो ये वाला हो चुका वो तो ठीक है, लेकिन जो इधर ये भी ऐड किया तो अपन इसमें बता सकते हैं, क्योंकि वहां तो पूरा रिएक्शन नहीं हुआ ना, थोड़ा सा ही ऑक्सीडेशन हुआ तो कॉपर मट्टी बना। अब यहां भी अपन कहेंगे कि पहले CuFeS2 कन्वर्ट होगा Cu2S में और FeO में, और Cu2S जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Cu प्लस SO2 भी बना रहा होगा, Cu2O प्लस SO2 भी बना रहा होगा। और CuO जो है, Cu2O जो है वो CuS के साथ भी रिएक्ट करके कॉपर बना रहा होगा, दैट इज अ सेल्फ रिडक्शन, प्लस SO2 बना रहा होगा। तो ये सारे ही रिएक्शन इसमें हो रहे हैं। तो अब उतना सारा अपन लिख रहे हैं उसमें, तो थोड़ा सा अलग अलग भी लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं, क्योंकि अपन को सारे रिएक्शन एक साथ नहीं आ पा रहे। CuFeS2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, तो बन रहा है FeO प्लस Cu2S, वो भी कॉपर मट्टी बन रहा है जो आप ऐड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पूरा रिएक्शन नहीं हुआ था। फिर Cu2S जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, O2 के साथ, तो गेट कन्वर्ट इनटू, क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए था तो अपन Cu2O प्लस SO2 बना ले रहे हैं। और फिर Cu2O जो बन रहा है वो Cu2S जो और चार्ज करते जा रहे हो आप, वो Cu2S के साथ रिएक्ट करके Cu प्लस SO2 बना दे रहा है। और जो FeO बन रहा है वो काफी 1200 डिग्री के आसपास, वो SiO2 से रिएक्ट करके, वो क्योंकि SiO2 भी ऐड कर रहे हैं अपन, तो ये तो इम्प्योरिटी हो गया, ये एसिडिक फ्लक्स हो, तो ये स्लैग बन गया, ये स्लैग बन जाएगा। ये स्लैग बनेगा तो ये इस पर फ्लोट कर रहा होगा, ये स्लैग हो गया। हम स्लैग को रिमूव भी करते रहेंगे, और स्लैग का काम क्या होगा कि जो कॉपर बन रहा है उसको एयर के कांटेक्ट में ना आने दे, यहां से अपन मॉल्टन कॉपर निकाल लेंगे। और अपन कहेंगे वो स्लैग का काम है कि भाई वो उसको कांटेक्ट में ना आने दे और वो फ्लोट करता रहेगा ऊपर। और सिलिका लाइनिंग जो है, थोड़ा सा इसमें अपन ने सिलिका ऐड भी कर दिया और सिलिका लाइनिंग भी लगा रखा है, ताकि वो इम्प्योरिटी FeO को कन्वर्ट रिएक्ट करके ऊपर स्लैग में लेके आते रहे। दैट इज हाउ द बेसमेंट कन्वर्टर इज। इससे जो कॉपर मिलेगा उसमें ऑब्वियस सी बात है, अपन को देखो मतलब ये और ये तो ऊपर फ्लोट कर रहा है जो उसमें प्रेजेंट था। CuS जो है वो CuO के साथ रिएक्ट करके SO2 बना रहा है, और वो SO2 जो है वो गैस बन रहा है, तो वो यहां से भाग रहा है ऐसे, मतलब भग ऐसे निकल रहा है, उसको कहते हैं अपन ब्लस्टरिंग ऑफ SO2। तो अपन कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर, इसको ऐसे चमक रहा होगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा निकल रहा होगा, दैट इज कॉल्ड ब्लस्टरिंग ऑफ कॉपर। सो मोल्टन कॉपर विथ ब्लस्टर्स। जो ये ब्लस्टर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, SO2 की वजह से, ड्यू टू SO2। और SO2 की वजह से ऐसे गैस निकल रही होगी ना बाहर, तो उसकी वजह से ब्लस्टरिंग आ रहा होगा।
that is the metallurgy of copper for roasting and smelting. तो रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग कर दिया अपन ने, ये स्मेल्टिंग पार्ट ही है, ये वाला पार्ट जो है अब मेल्टिंग पॉइंट। जो कॉपर अपन को मिला वो इम्प्योर कॉपर है, तो रिफाइनिंग इलेक्ट्रोमेटलर्जी वो अपन को पता है कैसे करना है। प्योर कैथोड ले लेंगे और इम्प्योर एनोड ले लेंगे और अपन वहां पर इलेक्ट्रोमेटलर्जी कर लेंगे। सो रिफाइनिंग बाय मेटलर्जिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, मैं इलेक्ट्रोलाइसिस में कहता हूं। लो भाई इलेक्ट्रोलाइसिस से इसकी मेटलर्जी बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो प्योर कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड एंड इम्प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड वो डिसॉल्व होता रहेगा। तो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, वो अपने पास प्रोसेस होता है। तो हमने तो पहले रोस्टिंग किया था बिलो मेल्टिंग पॉइंट, तो रेबरबेटरी फर्नेस, लेकिन उसमें कॉपर मट्टी तो बना लेकिन उससे आगे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, तो हमने बेंचमार्क कन्वर्टर सर वो जो हम लोग ने कॉपर मट्टी बनाया हुआ है वो तो कैल्सिनेशन से भी हो सकता है ना? बन सकता है ना, हाँ, इसलिए तो उधर लिखा ना अपन ने कॉपर मट्टी। लेकिन कैल्सिनेशन से प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ हीट करने से ऑक्सीजन नहीं है ना इसमें, इधर ओ कहां से लाओ? नहीं, फिर उसमें सल्फाइड बनाएंगे ना हम, FeS and CuS और FeS2। Cu2S और FeS, हाँ बना देंगे ना अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन और कॉपर उसके मट्टी बाद FeO रोस्टिंग प्लस करके फिर Cu2S होता है। ऑक्साइड बनाएंगे। एक बार सल्फाइड बन गया उसके बाद रोस्टिंग करके ऑक्साइड बनाएंगे ना? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, लेकिन उसमें Cu2S भी होगा ना रोस्टिंग करेंगे तो। हाँ, इसलिए अपन ने कॉपर मट्टी के साथ वो किया ना, वे कॉपर मट्टी बना रहे हैं बस पहले। और सर वो सेकेंड लाइनिंग क्या लिखा हुआ है बेसनर कन्वर्टर में? ये वाला नहीं नहीं, वो नहीं, वो नीचे आपने सिलिका लाइनिंग लिखा है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कंक्रीट, उसके बाद ये तो एस्बेस्टोस है ना। और मैग्नीशियम और ऑक्साइड वगैरह, मतलब ऐसे ऑक्साइड जो बहुत हाई टेम्परेचर को होल्ड कर सकते हैं, उनको यहां ले लें। ऐसे ऑक्साइड जो बहुत हाई टेम्परेचर को होल्ड कर लेंगे तो उनको अपन बोल देंगे एस्बेस्टोस। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह है ना, ये बहुत हाई टेम्परेचर को होल्ड कर सकता है, जो मेल्ट नहीं होंगे, तो उसको भी तो लगाएंगे अपन। वही सिलिका तो आउटर वाला पार्ट तो डिसॉल्व होगा FeO के साथ, FeO से रिएक्ट करेगा, लेकिन उसके अंदर वैसे सिलिकॉन ऑक्साइड भी पत्थर ही तो है, तो उसको मतलब अपन लगाएंगे लाइनिंग, तो वो भी बहुत हाई टेम्परेचर को होल्ड कर सकता है। अब बताओ कोई डाउट है तो? हो गया। ये अपना मेटलर्जी था ऑफ कॉपर, और ये मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है वो अपने सिलेबस में। अब अपन बाकी मेटलर्जिकल प्रोसेस है, जैसे अपन अगर पढ़ना है अपन को तो मैग्नीशियम भी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट से भी बना सकते हैं अपन उसे, और मैग्नीशियम कार्बोनेट के अलावा कार्मेलाइट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी अपन कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना समराइज करूंगा, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा मतलब जो अपन ने पढ़ा उसमें ठीक है, अपन ने मतलब अपन को मेटलर्जिकल प्रोसेस पता चल गया कैसे क्या करना है, लेकिन मैं कुछ पार्ट ऐसे लिखूंगा जो आपको आना चाहिए मेरे हिसाब से। कार्बन रिडक्शन अगर अपन से कहा जाए ना तो Pb3O4 Fe2O3, मतलब ऐसे ना मैं चाहता हूं कि भाई किस किस मेटल को मैं कार्बन रिडक्शन लिखूं। PbO भी होगा, Pb3O4 लिखेंगे। अब एक ही बात है, इसमें लिखा तो ये लिखी थी SNO2 ZNO, मतलब अगर ये लिखा हो तो दोनों में से किसी एक को लिख लो तो भी चलेगा, मतलब ये लिखा है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, उसको लिखा है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो PbO मतलब PbO हो गया।
अगर मुझे मैच द फॉलोइंग आता है या फिर मुझसे पूछा जाता है कि कौन किस किस का कार्बन रिडक्शन कर सकता हूं मैं, तो अपन कहेंगे आपने तो नहीं बताया, आपने तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बताया था जब ब्लास्ट फर्नेस किया था। तो अपन ने वो बताया था जिससे कि कम एनर्जी यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन हो, लेकिन अपन ने ये थोड़ी कहा कि इसका कार्बन रिडक्शन नहीं हो सकता। मैग्नीशियम का भी कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम को मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज मैग्नीशियम का कार्बन रिडक्शन जो है ना वो इक्विलिब्रियम में होता है, मैग्नीशियम का कार्बन रिडक्शन, और हमें चाहिए कि जिससे मेटल बने इक्विलिब्रियम ना आए। उधर कार्बन रिडक्शन मैंने लिखा तो वो उनसे अपन मेटल निकाल सकते हैं, ये दोनों तो मैंने बताया। इसको भी कर सकता हूं, इसके लिए सेल्फ रिडक्शन बताया, इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन बताया। तो मैग्नीशियम भी होता है, भाई किसी के साथ भी अपन किसी का भी रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम तो बेस्ट जो अपन ने मेटलर्जी पढ़ा उसमें किसी भी मेटल के लिए अपन ने बेस्ट चूज किया कि कम से कम एनर्जी कंज्यूम करके हम मैक्सिमम मेटल का प्रोडक्शन कर पाए कमर्शियल स्केल। बाकी अगर हमसे पूछेंगे कि बताओ किसका कार्बन रिडक्शन कर सकते हैं, तो इनका अगर ऑप्शन आते हैं तो इनको आपको टिक करना है, और अगर ये आया तो अपन कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में होता है, इसलिए ये अच्छा मेथड नहीं। लेकिन अगर आप ये पूछोगे कि बताओ कौन सा मेटल है, मेटल ऑक्साइड है जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है कार्बन रिडक्शन में, तो अपन बताएंगे मैग्नीशियम, इसलिए तो नहीं लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड वहां पर। अगर सर इंटीजर टाइप में आता है MgO तो उसको मतलब हाँ कंसीडर करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, बताना ही होगा ना कितने मेटल हैं जिनका कार्बन रिडक्शन किया जा सकता है। हाँ मतलब ऐसा एक इंटीजर टाइप में क्वेश्चन दिया तो MgO भी दिया हुआ है तो कंसीडर करेंगे ना? बिल्कुल। तो इसको फिर अपन लिख ही देते ना ऐसे, अटेन इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब लिख ही रहे तो फिर अब ऐसे ना हो ना कि मतलब तुम लोग सोचो सर ने नहीं लिखा था इसलिए नहीं लिखेंगे वहां, तो वो कंफ्यूजन हटा दिया मैंने वहां लिख दिया कि वो इक्विलिब्रियम में होता है, बाकी इक्विलिब्रियम में नहीं होता, सीधे मेटल में होता है। ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर रिडक्शन करना है तो Fe2O3, अब ये लिखा है तो Fe3O4 और FeO लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ब्लास्ट फर्नेस में तीनों लिखे थे स्टेप बाय स्टेप, पहले इसका कार्बन मोनोऑक्साइड से, फिर इसका कार्बन मोनोऑक्साइड से, फिर इसका कार्बन मोनोऑक्साइड से, 500 से 800 डिग्री पे लिखा था। PbO भी होगा और ZnO भी होगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, मतलब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अपन को पूछते हैं तो ये सारे के सारे ऑक्साइड अपन लिख सकते हैं। तो कार्बन रिडक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन है। एल्यूमिनियम रिडक्शन मुझे बताने की जरूरत नहीं, थर्माइट प्रोसेस वो अपन ने लिखा हुआ है, आपको पता है। तो मेनली इन दोनों में ही अपन गलती करते हैं, बाकी मुझे नहीं बताना, मतलब बाकी समराइज मुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन में अपन जनरली गलती करते हैं, तो अब नहीं करेंगे भाई, आपने बता दिया कि मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन रिडक्शन से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो वो थोड़ा सा इन दोनों को अगर अलग से लिख के बता दिया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि अपन गलती ना करें। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ ऐसा है जो मैंने आपको नहीं बताया और एग्जाम में आ सकता है, मतलब बाकी मेरे ख्याल से अपन सारा पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। तो अब मेटलर्जी खत्म हो गया अपना मेटलर्जी का। ठीक है, जितना एग्जाम के हिसाब से अपन को चाहिए, और कोई ऐसे अपन को स्कूल एग्जाम तो लिखना नहीं, इसलिए मतलब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। सो दिस इज योर मेटलर्जी पार्ट। अब ये मेटलर्जी हो गया अपना, अब क्या करें, नेक्स्ट चैप्टर फिर उसी करें, एक सरफेस। सरफेस केमिस्ट्री कर लें। चलो सर अब फिजिकल का एक नहीं कर सकते? क्या, अब फिजिकल का कर सकते हैं क्या एक? सरफेस ही तो कर रहे हैं।
सर अभी क्या क्या बचा है मतलब इसमें? तुम लोग Physical बताओ क्या क्या बचा है। सही है, तुम लोग बताओ। पहले अपन एक बार डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है। अपना एक तो सरफेस बचा हुआ है, दूसरा बायोमोलिक्यूल क्वालिटेटिव, हाँ बायोमोलिक्यूल बचा हुआ है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा हुआ है। बायोमोलिक्यूल्स और कॉलिगेटिव कौन सा? क्वालिटेटिव एनालिसिस, कैटायन हाँ, एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव। और बोलो। इक्विवेलेंट कांसेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बचा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे ज्यादा कुछ होता नहीं है, हो जाएगा वो। हाँ बोलो। और सर मतलब पॉलीमर तो आप बायोमोलिक्यूल के साथ ही पढ़ाते हो ना? बिल्कुल, इसमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एक क्लास में हो जाता है क्योंकि अपन ने काफी कुछ पहले पढ़ चुके हैं। और क्या सर बचा? ब्लॉक्स में तो आपने बोला था कि खुद से करने के लिए ना? ब्लॉक्स आप खुद से करना। सर वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट्स, वो जो अलग टाइप के टेस्ट्स होते हैं। अच्छा ठीक है, वो मैं कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम। और सर वो तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वगैरह भी, मतलब उसमें तो हैंडआउट मिला होगा। हाँ, तो हैंड आउट काफी है ना अपने। थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स तो मैंने कहा था ना कि तुम लोग फिजिक्स वाले पार्ट कर लेना। सर वो थर्मोकेमिस्ट्री और रैंडमनेस वाला पार्ट। बेटा हम कर देंगे थर्मोकेमिस्ट्री, तो थर्मोकेमिस्ट्री कर लेते हैं। सर थर्मोडायनामिक्स में आप फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ये सब नहीं पढ़ाएंगे क्या? केमिस्ट्री में भी वो तो है। क्यों? उसमें फर्स्ट लॉ तो जैसे फिजिक्स में होता है वैसे इसमें होता लेकिन फिजिक्स में सेकंड लॉ इतना डिस्कस नहीं करते, मतलब वो डेल्टा एस वाला, है। रैंडमनेस सेकंड लॉ वाला से ना, जो भी क्वेश्चन आता है वो दो फॉर्मूला बेस्ड यही तो आता है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा। इसको जूल्स में देते हैं, इसको किलो जूल में देते हैं, बस यही क्वेश्चन आज तक देखा मैंने। तो मेनली जो हाँ क्वेश्चन लेकिन आता है वो तो डेल्टा एस पॉजिटिव फिर डेल्टा एस नेगेटिव ये सब तो मतलब पूछते हैं ना कि रिएक्शन में कैसा रहता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, तो वो तो आप एक्सप्लेन करोगे ना? डेल्टा एस। हाँ वो कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसको सेकंड लॉ बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मतलब सिग्निफिकेंस क्या क्या है सबका, डेल्टा एच डेल्टा एस। सिग्निफिकेंस हार्डली होते हैं क्लास का काम। अच्छा ठीक है, अब सुन लो। अभी अपन सुनने करने से शुरू करने वाले हैं ये वाला पार्ट। 1 और 4 में से तुम्हारी मर्जी, जो तुम कहोगे वो शुरू कर दूंगा। सर 4 टेस्ट्स में भी आ रहे हैं इसके लिए? हाँ सर 4 ये कर वाला? दीजिए। हाँ हाँ तो हाँ फिर ये शुरू करता हूँ। अब देखो, ये वाला मैं पहले ये कर लेता हूँ, फिर इन 3 में से क्वालिटेटिव सरफेस नहीं करते हैं। बायो। अब अलग अलग बोल रहे हो यार तुम लोग, मुझे कंफ्यूज कर देते हो। सर इसको मैं सरफेस ही ये कर करते हैं बोल रहा सर। था कि सर जैसे अभी आपने मेटलर्जी पढ़ा है ना, इनऑर्गेनिक का मतलब पूरा फैक्चुअल पार्ट था, तो हम बस हम्म बैठ के आपकी बातें नोट कर रहे थे। हम्म। तो मतलब जब आपके 12th के लेक्चर्स है रिकॉर्डेड, उसमें भी सेम चीज करके फिर डाउट के लिए अलग से क्लास लग के पूछ सकते हैं, तो हमारा टाइम बचेगा। ऐसा फिजिबल है लेकिन क्या? मैं वही कहने वाला हूँ कि पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये कर लेता हूँ। सर क्वालिटेटिव को थोड़ा हमें एंड में रख सकते हैं, क्योंकि जितना फ्रेश पढ़ा रहे याद मतलब जितना एग्जाम के नजदीक पढ़ा रहेगा उतना ज्यादा याद रहेगा वो हाँ तो qualitative। फिर मैं ऐसे कर दूं। हाँ सर ठीक है। हाँ सर हाँ, चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट तुम लोग ये नहीं कहोगे सर ये भी पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ। अपने पास टाइम रहेगा, अपन पढ़ते रहेंगे। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं आपने नहीं पढ़ाया एसपीडी। मैंने पहले से आपसे कहा एनसीईआरटी से पढ़ते रहो, और मैंने नोट्स भी आपको। मैं बिल्कुल ये नहीं सोच रहा कि मतलब मैं क्या पढ़ा, मैं तो थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स ही पढ़ाऊंगा पूरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, पढ़ाते ही हो ना, क्या प्रॉब्लम है। एक आध लेक्चर बोल देना तुम लोग तो, और रिपीटर्स वाले बच्चे बोल ही देना, हमारे लिए वही बहुत होगा कि कैसे कैसे करोगे आप, कैसे सॉल्व करना है वो बता देना।
जहां गलती करते हैं अच्छा वही पार्ट बता देना कि ये गलती करते हैं हम लोग, नहीं करेंगे, है ना, वो चीज मतलब बता देना आप बोल के कि ऐसी ऐसी बात। सर आप नोट्स दे देंगे, मेरे पास नहीं है। नोट्स अगर इसके नोट्स तो मतलब उसके नहीं मतलब सर, ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के नोट्स, ब्लॉक्स का तो मैंने वीडियो लेक्चर ही भेज दिया था ना, अपन ने अपलोड किए थे ना। हाँ सर, वो सिर्फ 15, 16, 16, 17, 18 का था ना। अच्छा, और एस और पी का वैसे वाला नहीं था, मतलब ठीक है, मैं इनके नोट्स भेज दूंगा, वो अपने ग्रुप में डाल दूंगा क्लिक कर, कोई प्रॉब्लम। तो मैं अभी इक्विवेलेंट कंसेप्ट शुरू करने वाला हूं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बाद अपन बायोमोलिक्यूलर पॉलीमर, सरफेस, और बस ये याद दिलाते रहना, मैं करता हूँ। और इसमें मैंने आपसे कहा कि आप मतलब ये नहीं कहोगे, मैं डिस्कस पूरा करूंगा आपसे, शीट वीट जो भी डिस्कस करवाना है सब डिस्कस करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप ये नहीं कहना कि सर आप पढ़ाते पढ़ाओ भी, मैं पढ़ाऊंगा भी, जरूरत पड़ेगी तो पढ़ाता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, ठीक है ना। तो अपन सर पढ़ते ब्लॉक्स रहेंगे। में बस डी वाले में थोड़ा ये लगेगा, क्योंकि एस और पी तो पहले से बहुत कर रखा है ना, मतलब हाँ, या तो एनसीईआरटी के थ्रू नहीं तो शीट के थ्रू, बस तो डी फिर ब्लॉक्स में ही बहुत दिक्कत होता है। चलेगा, मैं डी ब्लॉक डिस्कस करता हूँ। हाँ सर। मतलब जहां तुम लोगों को दिक्कत जाए ना, मैं ये नहीं कर रहा कि मतलब ये नहीं पढ़ाऊंगा, थर्मो में ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, यार एक बार करते हैं ना सभी कुछ करते हैं, वो हैबिट जानते भी हो तुम लोग कि मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक मतलब मुझे वो ना हो कि मुझे लग रहा है तुमने कहा मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो सर ना हो आयोनिक का ना। एडवांस वाला पार्ट भी बचा था। साफ कर देंगे यार, आयनिक का भी, छोटे बच्चों का भी छूटा हुआ है, उनके साथ ही कर दूंगा। छोटे बच्चों का आयनिक मतलब उनका एडवांस वाला पार्ट छूटा हुआ है कुछ कुछ बच्चों का, तो मैं उनको कहूंगा कि तुम लोग सब एक ही साथ आ जाओ। और एक ही साथ आने का मतलब है सर पूरा आयनिक बड़ा स्लो पढ़ाएंगे, क्योंकि उनके साथ तो बड़ा स्लो पढ़ाएंगे, और सारी चीजें एक एक चीजें दिखा के पढ़ानी तो मिलती है, तो आराम से टाइम होता है, तो पढ़ेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। चल अच्छा, अपन फिर इसको हटाते हैं, इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाते हैं। तो अपन इक्विवेलेंट कंसेप्ट की बात करते हैं भाई। अब इक्विवेलेंट कंसेप्ट में मैं वैसे तो मैं अपने सारे क्वेश्चन ना मूल कंसेप्ट से ही सॉल्व करूंगा, और अभी जो जैसे क्वेश्चन आते हैं वो उसमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट का ज्यादा रोल होता नहीं, सारे क्वेश्चन अपन मूल कंसेप्ट से ही सॉल्व। सर प्रॉब्लम वहां पे आती है जहाँ पे वो लोग वो टाइट्रेशन के सवाल डालते हैं, आयोडीन के और Na2H2O3 के। एक मिनट तो रुक जा, मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब तुम लोगों को तो बेस्ट वैसे बताना है कि सर आप ये बताओ करना क्या है। तो अपन क्या करेंगे ना, देख जैसे अपन लिखते हैं कि भाई देखो, इक्विवेलेंट कंसेप्ट अपन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट्स। मतलब अगर अपन ऐसे लिखें कि मान लेते हैं अपन एक मतलब पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, और हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्यों पढ़े, बिकॉज इट डजंट रिक्वायर बैलेंस रिएक्शन, रिक्वायर बैलेंस रिएक्शन, इसलिए अपन इक्विवेलेंट कंसेप्ट की बात करते हैं। एक पॉइंट है एन फैक्टर कैलकुलेशन, ये अपन सबको आता है, एसिड में, बेस में, सॉल्ट में, ठीक है ना, एसिड बेस सॉल्ट अपन सबको पता है, इसके लिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन सब एन फैक्टर कैलकुलेशन अपन को आता है। मैं थोड़ा सा एन फैक्टर कैलकुलेशन रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा एन फैक्टर कैलकुलेशन में रिडॉक्स रिएक्शन के लिए पूछूंगा। तो अगर अपन थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो मेरे पास सपोज करते हैं, मेरे पास जैसे ये मैं रिवाइज ही कर लेता हूं, एसिड के लिए अपन को पता है रिप्लेसेबल H+ साइन,
बेस के लिए अपन को पता है रिप्लेसेबल OH माइनस आइन, और सॉल्ट के लिए अपन को पता है टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज। ये अपन को सारे कुछ पता है, इनको बताने की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है ना। सर तो हाँ, वो बोरिक एसिड में रिप्लेसेबल H प्लस आयन क्यों नहीं बोलते हम लोग? क्योंकि बोरिक एसिड में H प्लस आयन देगा तो तब ना, जब उसका ऑक्टेट खुद का कंप्लीट हो। भाई H प्लस आयन ऐसे थोड़ी बोलते हैं अपन की मेरी मर्जी। मैं तो कहूंगा देखो, बोलो इसमें H प्लस आयन रिप्लेसेबल 4 है, हमने पानी में डाला था, इसने एक भी H प्लस आयन नहीं दिया, मतलब ये एसिड नहीं। हमने इसको पानी में डाला था, तो हमें तो जो H प्लस आयन देगा वो एसिड है ना। ऐसे थोड़ी होता है हमारे पास H प्लस आयन दिख रहा है तो मतलब देगा ही देगा। इसको हमने पानी में डाला था, जब इसको पानी में डाला तो इसने ऐसे OH ले लिया, इसने OH ले लिया तो इसके 3 OH जो थे वो ऐसे एक OH उससे ले लिया तो 4 बन गए, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और H प्लस आयन। तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा सोल्यूशन एसिडिक हो गया, इसका मतलब ये एसिड था, ब्रॉन्स्टेड-लावरी थ्योरी। तो इसमें एसिड कौन और बेस कौन? तो अपन कहेंगे देख भाई, प्रोटॉन तो इसने दिया, इसने थोड़ी प्रोटॉन दिया। ये लुईस एसिड था, वो लुईस बेस था। ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, लेकिन जो प्रोटॉन दिया वो इसने दिया। इसने तो OH ले लिया ना, इसने थोड़ी प्रोटॉन दिया, तो ये प्रोटिक एसिड थोड़ी होता है। तो हमें तो जो पानी में डालने से जो H प्लस आयन देगा वो एसिड है। ये पानी में डालने से H प्लस आयन नहीं देता, पानी से OH ले लेता है, क्योंकि ये लुईस एसिड और पानी लुईस बेस है, वो बोलते हैं। सर एक इन द करेक्ट ऑप्शन में था कि बोरिक एसिड इज एसिड बिकॉज इट गिव्स H प्लस आयन, और एक तो था दूसरा ऑप्शन की OH माइनस आयन अटैक एंड देन इट लूजेस H प्लस आयन। नहीं, इट विल एक्सेप्ट OH माइनस आयन, हाँ सर इट वही डजंट सर, गिव H प्लस, तो है ना। मतलब वो एसिड बोल रहा था उसको, लेकिन है ना, होगा ना इसलिए। तो एसिड तो है ही, लेकिन प्रोटिक एसिड नहीं है, ये प्रोटॉन देता नहीं है। एसिड तो है, प्रोटिक नहीं है, लेकिन ये प्रोटॉन दे नहीं सकता। सर एसिड तो कैमरा है। हाँ सर यार, कैमरा कैमरा जूम इन जूम आउट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है यार? मतलब एक मिनट अपन रिकॉर्डिंग रोकेंगे, ये क्यों होता है? मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया आज तक ऐसा क्यों हो जाता है। इसमें कुछ सेटिंग वेटिंग में मैंने क्लास के बाद देखूंगा आराम से बैठ के। अच्छा, उसमें कुछ ऐसा आया भी नहीं ना कि मतलब जिससे अपन देखते हैं। तो अपन को एसिड पता है, अपन को बेस पता है, अपन को सॉल्ट पता है। एसिड होता है रिप्लेसेबल H प्लस आयन, है ना। बेस होता है रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, और सॉल्ट होता है टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज। ऐसे होता है टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज। ये बड़ा हाँ? ठीक है, ये फोटो है। अब जो रहा है तो उसमें बता देना एनायनिक चार्ज और ऐसे नीचे कर दो। अरे यार, ये तो अपन को परेशान करके रख देगा ऐसे होगा तो। और तो वाला देखते हैं। चला गया सर। मुझे लगा ये सबसे अच्छा लगा मुझे, तो मैंने इसी को मंगा लिया। अब अगर खराब आएगा तो अपन चेंज करेंगे, और क्या। चलो अच्छा, अपन देखते हैं, है ना। अब अगर कुछ गड़बड़ होगा तो अपन चेंज करेंगे, फिर कुछ ना कुछ सर कर देंगे। चाइना का एक और माल आया है, साल भर से ऊपर चल रहा है। अच्छा, तुमने लिया है? अच्छा, हाँ नहीं सर, हाँ। कोरोना के बोल रहा हूँ। अरे भैया, ये तो परफेक्ट है। अच्छा, देखते हैं अपन। तो अपन कहते हैं कि भाई इसमें ना, अब ये वाला पार्ट जो है ना, रिडॉक्स वाला पार्ट, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये थोड़ा सा अपन को चेक कर रखना है। इस वाले पार्ट के लिए मैंने आपको थोड़ा सा एन फैक्टर पर कैलकुलेट करेंगे।
तो मान लो अपने पास ऐसे C2O4 2 नेगेटिव ना, और ये CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसका इन्फेक्टर अपन को कैलकुलेट करना है ना, मेरे ख्याल से फिर हैंग हुआ ना, थोड़ा अपन लैपटॉप वाले कैमरे से ही चलने दें, फिर बाद में मैं चेक करूँ। हाँ सर, लैपटॉप वाले कैमरे से कर लेते हैं आज। है ना, थोड़ा सा अपन वैसे कर लेते हैं लैपटॉप वाले कैमरे से। अब अगर ऐसा हुआ तो अपन लैपटॉप वाले कैमरे से ही मतलब ऐसे कर लेंगे अपन, इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि फालतू अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, अपन टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, अपने पास उतना टाइम नहीं है। अब देख अपन क्या करेंगे ना, जैसे अपन को क्या करना है, किसी भी कभी इन्फेक्टर अगर कैलकुलेट करना है तो सीधा सीधा है, यहाँ पर जिस एटम में चेंज आ रहा है वो यहाँ चेक कर लो। यहाँ पर जैसे ये +3 है और यहाँ +4, तो आप पर एटम का ये चेंज चेक कर लो। जैसे यहाँ पर एटम मतलब यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +3 है, तो इनका डिफरेंस लिख लो आप मॉड में 4 - 3, और फिर यहां पर चेक कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर चेक कर लो कि कितने एटम है ये वाले 2, तो मैं इन्फेक्टर कैलकुलेट, मतलब मैं रिडॉक्स के लिए इन्फेक्टर मैंने जो किया ना वो मैं यहां लिख देता हूं। इन्फेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा इस केस में अपने लिए, दैट इज नंबर ऑफ, राइट ना, द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम, सो इन विच चेंज टेक प्लेस, है ना, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम, ठीक है, द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम मल्टीप्लाई बाय, तो ये, और डिफरेंस किस पे लेना है, जिस एटम में चेंज आता है उससे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल फॉर विच एन फैक्टर इज कैलकुलेटेड। तो अपन ने कहा कि भाई नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल जिसके लिए अपन एन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अपन ने क्या, इसमें 2 एटम थे, अपन ऐसे मल्टीप्लाई। अब मान लेते हैं अपन कि भाई अपने पास ऐसे गिवन है, सपोज करते हैं कि मैंने आपसे कहा Na2H2O3 और फिर Na2H4O6 में कन्वर्ट हो रहा है, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ये +2 है, ये +2.5 है, तो डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों में, तो अपन कहेंगे भाई एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो डिफरेंस इज 2.5 - 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, ये इसका एन फैक्टर। अगर मान लो अपन इसको एन फैक्टर ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो बताओ क्या होता है, Na2H4O6 कन्वर्ट इनटू Na2H2O3, तो बताओ कितना होता है इसका एन फैक्टर। लगा फोन, इसका एन फैक्टर बताओ कितना। सर वो नीचे का दिख नहीं रहा था। अच्छा, इधर वाला नहीं दिख रहा, तो ऊपर वाले कर लेते हैं उसे। लो भाई, सी वाले में अपने पास Na2H4O6 माइनस Na2H2O3, इसका एन फैक्टर कितना है ये बताओ। आया, वो आ गया 2 सर। बिल्कुल, तो 2.5 - 2 लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो सपोज करते हैं अपन, मेरे पास As2S5 और इसको ऑक्सीडाइज करके मैं कन्वर्ट करता हूं As2O5 प्लस H2SO, तो कितना होगा।
कितना लिखूं? सिक्स प्लस 2/5 into 5. है ना? भाई डिफरेंस लिखा ना आपने, तो अपन ने क्या किया, डिफरेंस मतलब हो गया 6 - 2 का डिफरेंस ना। ठीक है ना? सर पर सल्फर चार्ज नहीं लिखेंगे? लिखा ना अपन ने पर सल्फर एटम, एक सल्फर एटम -2 से +6 में कन्वर्ट हुआ ना। अच्छा, हाँ 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 सर, हाँ। तो अगर अपन ऐसे लिखते हैं, इसको मैंने ऑक्सीडाइज किया Fe2O3 प्लस CO2 में, तो फिर क्या करें? टू आएगा। कितना आया? सर 2 आया 2। चलो देखते हैं बेटा। अच्छा देख, इधर ना ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे ना, एक बार, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक एटम का ऑक्सीडेशन है एक एटम का रिडक्शन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मॉलिक्यूल अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट, एग्जिस्ट नहीं करेगा, अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे इसमें, Fe+2 से Fe+3, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, और C2O4 से 2 नेगेटिव, तो CO2 बैलेंस कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। अपन जो वो हाफ रिएक्शन बैलेंस करते हैं ना रिडक्स में, वो जो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना बैलेंस करने के लिए, दे आर नथिंग बट द एन फैक्टर्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अपन ने लूज करवाए? 3, तो एन फैक्टर इज 3, एक इससे 2 इससे, एन फैक्टर इज इक्वल टू 3। अगर कभी अपन को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो किसी में, और वैसे जब प्रोडक्ट गिवन है ना तो एक बार चेक कर लो, इसको भी इसको भी, जब प्रोडक्ट गिवन हो, क्योंकि प्रोडक्ट वो तभी देंगे ये बताने के लिए कि देख भाई मैं एक से ज्यादा में ऑक्सीडेशन या एक से ज्यादा में रिडक्शन करवा रहा हूं, ये अपन को ऐसे गिवन। तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैं ऑर्गेनिक में कभी रिस्क नहीं लेता, इनफैक्ट मुझे दिख रहा है आर्ट है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा, फिर मैं तो ऐसे करूंगा। मतलब रिस्क मतलब कोई नया कंपाउंड होगा तो मैं रिस्क नहीं लेने वाले ना। कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, इलेक्ट्रॉन बैलेंस, ये इसका है। अच्छा तो फिर सभी में कर देते हैं, क्यों परेशान हो रहे थे? पहले करो, मैंने कब कहा नहीं करते। ओके, तो अपन को पता चल गया कि ठीक है, फिर तो मैं खुद ही कर लूंगा। अब अगर मान लो अपन को ऐसे लेना है, जैसे
FeS2 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, Fe+3 भी बना और SO2 भी बना, तो अपन कहेंगे ठीक है। इसका इन्फेक्टर पूछा है, तो आयरन भी +2 से +3 इन्फेक्टर इसके रिस्पेक्ट में 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया, ये -1 से +4, डिफरेंस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका इन्फेक्टर 11 है। ये तो पक्का हो गया कि 11 है, तो ठीक है, इसको 2 करते हैं और बैलेंस कर देते हैं कि अगर ये 11 है तो इसको 11/2 कर लेते हैं, तो बैलेंस हो जाएगा, ये फिर 3 ऐसे हो जाएगा। वैसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पर ये पता है कि भाई कहाँ क्या करने वाले हैं। हमें इसका इन्फेक्टर चाहिए था, हमें मिल गया, तो इन्फेक्टर इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लॉस्ट हुए? 11 हुए। अब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, ठीक है ना, KiO3 है प्लस Ki है और इसको कन्वर्ट करते हैं I2 में, तो इसका भी इन्फेक्टर चाहिए और इसका भी इन्फेक्टर चाहिए। अब अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन है, ठीक है, तो अपन इसमें मल्टीप्लाई है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, तो 1/n विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज, तो 5 हो गए, 1/5 प्लस 1/1 मल्टीप्लाई है, और 1/n इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे पता है ये 5/3 आना चाहिए ना, मतलब मैं तो वहां देखते कर लूंगा, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं करना, ऐसे कुछ गड़बड़ नहीं करना। 5